हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो भैया प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, कुछ ही दिनों में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इकोनॉमी का जो प्रीलिम्स का सेशन है ये लास्ट होने वाला है आपके इस प्रीलिम्स से पहले। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आज क्या है कि जैसे जैसे आपका प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है तो थोड़ा रिवीजन के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो रिवीजन किस तरीके से करेंगे कि यूपीएससी जो यहाँ पर दो एग्जाम्स कंडक्ट करता है, सीएपीएफ और सीडीएस, 2022 का सीएपीएफ, 2023 का आपका सीडीएस, इनमें जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अराउंड 15 क्वेश्चन है, आइए शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि प्रीलिम्स आप जब क्लियर कर लेंगे, मेंस की प्रिपरेशन यहाँ पर शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो एसए का कंपोनेंट है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल यहाँ पर प्ले करता है। बट अगेन बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में दिक्कत भी फेस करनी पड़ती है। तो उस दिक्कत को या उस पर्टिकुलर डिमांड को पूरा करने के लिए, जो कि काफी सारे एस्पिरेंट्स यहां पर करते हैं कि हमारे को एसए का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का कोर्स चाहिए जिसमें हमें हर एक चीज यहां पर सिखाई जाए, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए स्लीपी क्लासेस ने आपका एसए कोर्स यहां पर लॉन्च किया है। अब इस ऐसे कोर्स के चलते आपको क्या किया जाएगा, बिल्कुल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, थीमेटिक एज वेल एज आपकी फिलोसॉफिकल एसेस यहाँ पर रहते हैं, थीसिस राइटिंग यहाँ पर की जाएगी, एफएलटीज यहाँ पर आपके लिए रखे गए, इवैल्यूएशन प्रोग्राम्स यहाँ पर रखे गए हैं, टेलीग्राम के थ्रू आपको मेंटरशिप यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो सारी डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल है। डेफिनेटली आफ्टर प्रीलिम्स आप इस कोर्स में एनरोल कीजिए और अपने ओवरऑल एसए कंपोनेंट को यहाँ पर बेहतर बनाइए। और जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी टाइम है, समय है, तो क्यों ना इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को भी यहां पर स्ट्रेंथन कर लिया जाए, ताकि जब आने वाले साल में 2024 में जब वो प्रीलिम्स दें तो उसके बाद सिर्फ उनको जीएस के ऊपर मेजर फोकस वहां पर रखना पड़े और ऐसे के लिए वो ऑलरेडी यहां पर प्रिपेयर्ड रहे। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो कि डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, तो उनको रैपिडली हम यहां पर थोड़ा कवर करेंगे, आंसर देखेंगे क्या पूछा गया है, तो वही सिंपल सी कहानी रहेगी। बट जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें उन पे हम थोड़ा समय यहां पर जरूर लगाएंगे। तो जैसे देखते हैं सीएपीएफ का आपका 67वां क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया स्कीम से रिलेटेड। तो अगेन आपको पता ही है कि भैया स्टैंड अप इंडिया स्कीम यहां पर लॉन्च की गई थी ताकि एंटरप्रेन्योरशिप यहां पर प्रमोट की जा सके अमंग एससी, एसटीज एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है जी, तो सिंपल सी आपको इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल दिमाग में हो गई होगी, हमने इंक्लूसिव ग्रोथ में भी इसके बारे में यहां पर पढ़ते हैं। तो वैसे आप थोड़ा मुद्रा के बारे में भी ध्यान रखना कि मुद्रा किस चीज से रिलेटेड है। अच्छा, फिर एक और यहां पर आपके 97वां क्वेश्चन था बैड बैंक से रिलेटेड। तो चार ऑप्शंस दी गई थी कि बताओ भैया बैड बैंक किसको यहां पर कहा जाता है। बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में आप सुनते होंगे। पहले कह रहे हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सेकंड कह रहे हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फिर कह रहे हैं बैंक विद ह्यूज एनपीएस, या फिर जो बैंक आपका इंसॉल्वेंट हो गया है। तो जनरली दिमाग में अगर आपको नहीं पता होगा बैड बैंक, आपने एआरसी जैसी टर्म कहीं नहीं पढ़ी होगी, तो आप क्या बोलेंगे कि यार बैड बैंक मतलब वही हुआ जो खराब तरीके का बैंक है। तो आप किसके ऊपर जा सकते हैं कि भैया शायद ये एनपीए वाला बैंक है, पर नहीं, बैड बैंक उसे कहा जाता है जो कि बैंक के बैड लोन्स को यहां पर खरीद के, उन एसेट्स को यहां पर खरीद के रिकंस्ट्रक्ट करता है ताकि उनकी भरपाई हो सके, बैंक्स के नुकसान यहां पर कम कर सके। ठीक है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हम यहां पर बैड बैंक कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है जी, फिर वहीं एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट की जो आपकी प्रोसीड्स हैं, जो यहां से हमारा पैसा जनरेट होता है, वो कौन सी कैटेगरी में जाता है। तो फर्स्ट और जो आपकी लास्ट ऑप्शन है, ए और डी जो ऑप्शन है, भैया ये दोनों तो आपके रेवेन्यू रिसीट्स के कंपोनेंट्स है ना, ये दोनों तो इसी के ही है। बट जो डिसइन्वेस्टमेंट में हम क्या कहते हैं कि यहां पर सरकार ने अपने शेयर्स बेचे, अर्थात सरकार ने अपने एसेट्स बेचे। तो एसेट्स की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम कहां डालते हैं, उनको तो हम कैपिटल रिसीट्स में डालते हैं। तो वही बात यहां पर भी है, जिसके हिसाब से करेक्ट आंसर आपका सी बन जाता है। ठीक है, सिंपल से ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बजट के ही आपके डेटा से, नॉट डायरेक्टली डेटा बल्कि बेसिक सा कंसेप्ट से आपसे पूछ लिए गए यहां पे। चलिए फिर बात करते हैं जो आपका 2022 का सीएपीएफ का क्वेश्चन था 110 जीएसटी से रिलेटेड, कि भैया ये किस तरीके का टैक्स है, क्या डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, या ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्शन टैक्स है, या डेस्टिनेशन बेस्ड सेल्स टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन है, या ओरिजिन बेस्ड टैक्स ऑन सेल्स ट्रांजैक्शन है। तो बेसिकली ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। जब भी हम जीएसटी की बात करते हैं स्टार्टिंग में यही कहते हैं कि भैया ये जो टैक्स है ये इंपोज किया जाएगा जहां पर इसकी कंजम्पशन की जाएगी। इसी बात का तो पूरा बवाल था कि जहां पर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि यार हमारा तो यहां पर नुकसान हो गया, हमने तो इस प्रकार की पॉलिसीज यहां पर रखी थी जिसके चलते बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे स्टेट में आई, उन्होंने प्रोडक्शन करनी शुरू की। क्यों? क्योंकि हम उस प्रकार का ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्शन टैक्स यहां पर इंप्लीमेंट करते थे, जो कि आपकी बी ऑप्शन में लिखा गया है। तो ये तो प्री जीएसटी रिजीम की बात की गई है। ठीक है जी, तो वही तो उन्होंने बात रखी कि हमारा तो यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, जिसके लिए सरकार ने क्या बोला कि कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेंगे। कॉम्पनसेशन कहां से प्रोवाइड करेंगे, वो सेस से प्रोवाइड की जाएगी। तो कॉम्पनसेशन जो थी वो 2022 तक ही यहां पर रही, बट सेस अभी तक आपका कंटिन्यू किया जा रहा है ताकि जो पुरानी भरपाई है, जो पुराना आपका कॉम्पनसेशन फंड में जो आपका उधार लिया गया था पेंडेमिक के टाइम पे, उसको यहां पर पूरा किया जा सके।
ठीक है जी। फिर वही बात आती है आपकी जो डेस्टिनेशन बेस्ड सेल्स टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन। तो सेल्स टैक्स तो बेसिकली आपका वैट के थ्रू यहां पर रिप्लेस हो चुका था, ठीक है। एक तरीके से वैट को भी आप यहां पर सेल्स टैक्स कह सकते हैं। तो अभी भी कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर वैट एप्लीकेबल है। तो भैया कमेंट बॉक्स में क्विकली यहां पर बता दो कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपका वैट अभी भी यहां पर लगाया जाता है, ठीक है जी। तो उस हिसाब से आपका यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एंड आई होप आप सभी लोग यहाँ पर इस जब वीडियो को देख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन सामने आ रहा है वीडियो पॉज कर लेना, फिर अपना आंसर मार्क करना, फिर देखना कि मैंने क्या बात की है। चलिए फिर वही बात करते हैं, अगेन फैक्ट भरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इंडेक्स यहाँ पर नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाता है, तो उसमें किस प्रकार से क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। तो 4 कैटेगरी से पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सी एक ऐसी कैटेगरी जो कि उनमें ऐड नहीं है, वहां पर नहीं देखी जाती। तो एस्पायरेंट्स देखते हैं, परफॉर्मर्स देखते हैं, बट ये फास्ट रनर नहीं देखते, फ्रंट रनर वहां पर देखते हैं। छोटा सा फैक्ट ट्विस्ट करके यहां पर आपको डाल देंगे कि आप सोच में पड़ जाएं कि क्या यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। तो इस प्रकार का आपका इंडेक्स यहां पर रहता है। एस्पायरेंट जो आपके बहुत ही अर्ली स्टेज पे हैं, 0 to 50 जिनका स्कोर है, परफॉर्मर आपका 51 से 64 इस कैटेगरी में, फ्रंट रनर फिर आपके उस प्रकार से जो कि वहां पर चल रहे हैं अप टू आई थिंक 90 स्कोर तक यहां पर रहते हैं। अचीवर जिनका 90 से ऊपर है, तो अचीवर कैटेगरी में तो अभी कोई भी नहीं है, ठीक है जी। तो उस हिसाब से आपको रैंकिंग भी यहां पर दे दी गई है, ठीक है। उस प्रकार से आप रिवाइज कर सकते हैं इन सभी चीजों को। चलिए सीडीएस वाले जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े इससे सोचने वाले थे, तो आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो सीडीएस का है, 20th क्वेश्चन, ओवरऑल आपका 6th क्वेश्चन, कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके चलते इन्फ्लेशन हो सकती है। तो जब भी ऐसा कॉज इफेक्ट वाला क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग में ही साइड में लिखना कि कॉज पूछा गया, ताकि कंफ्यूजन ना रहे और रैपिडली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। कॉज लिख दिया साइड में, कॉज पूछा गया। तो इन्फ्लेशन किसे कहते हैं भाई साहब? प्राइजेस बढ़ रहे हैं उसे हम इन्फ्लेशन यहां पर कह रहे हैं। चलो अच्छी बात है। प्राइजेस कब बढ़ते हैं? जब आपकी डिमांड या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाए या सप्लाई सडनली बहुत ज्यादा गिर जाए या सप्लाई में कोई रुकावट आ जाए, उसको तब आपका प्राइस बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो पहली ऑप्शन क्या कह रही है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड, आउटविंग सप्लाई की सप्लाई उस डिमांड को यहां पर मैच नहीं कर रही है और एग्रीगेट डिमांड यहां पर बढ़ती जा रही है। तो क्लियरली उसी के हिसाब से पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन गया। स्लगिश ग्रोथ की धीरे धीरे यहां पर ग्रोथ हो रही है, तो धीरे धीरे चांस की जो सप्लाई है वो भी उसको यहां पर मैच कर ले, ठीक है जी। रिडक्शन इन द मनी सप्लाई, तो रिडक्शन इन द मनी सप्लाई तो बाद में की जाती है ना, जब इन्फ्लेशन हो जाती है तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए आपकी मनी सप्लाई रिड्यूस की जाती है, ताकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो पड़ रहे हैं उनको हम थोड़ा कम कर सकें। हायर लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में क्या रिलेशन है? फिलिप्स कर्व ने हमें सिखाया था ना ये चीज। अगर हम इन्फ्लेशन यहां देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यहां देखते हैं, तो जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी इन्फ्लेशन भी कम होती जाती है शॉर्ट टर्म सिनेरियोस में, ठीक है। तो उस हिसाब से तो आपकी डी ऑप्शन भी नहीं यहां पर नहीं बनती, तो कौन सी बनती है? वो बनती है हमारी ए ऑप्शन। तो आई होप आप सभी ने भी, जिन्होंने ये टेस्ट यहां पर दिया था या पेपर यहां पर दिया था, उन्होंने भी यहां पर ए ऑप्शन ही मार्क किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21st क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसने बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में थोड़ी सी शॉर्ट सर्किटिंग यहां पर की है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो ये समझते हैं यहां पर क्या बात रखी गई है। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज हेल्प टू रेज, अगेन क्या पूछा गया है, ध्यान रखना, कॉज पूछा जा रहा है, या कॉज नहीं, या फिर एक तरीके से फैक्टर पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज यहां पर हेल्प करेगी, ठीक है जी। तो फैक्टर यहां पर हाईलाइट करना है। पहली चीज क्या बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स यहां पर रेज करने अनएम्बिगुअसली, कि डेफिनेटली करने ही करने, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। एंड देयर बाय लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, तो दो ऐसे आपको पॉइंट्स यहां पर बताने हैं, ठीक है जी, जिसके चलते या इस तरीके का आपको पॉइंट है, दो भी नहीं, अगर एक पॉइंट भी बनता है तो वो भी आपको यहां पर मेंशन करना है, जिसके चलते इंटरेस्ट रेट्स भी यहां पर बढ़ रहे हो और करेंसी भी यहां पर अप्रिशिएट करे। तो इंटरेस्ट रेट्स कब बढ़ाए जाते हैं? इंटरेस्ट रेट्स कब बढ़ाया जाता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो मतलब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मनी सप्लाई को कम करने के लिए, ठीक है जी। तो यहां पर ऑप्शन अगर आप देखें तो आपकी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात की गई है। फिस्कल पॉलिसी क्या कहती है कि सरकार द्वारा जो यहां पर निर्णय लिए जाएंगे, क्या टैक्स रेट कम करना है, बढ़ाना है, सरकार का खर्चा कम करना है, बढ़ाना है, सरकार ने अपनी एक्सपेंडिचर में किस तरीके से काम करना है, उस चीज के बारे में यहां पर बात करता है। बट वहीं आपकी मॉनेटरी सप्लाई क्या कहता है, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या कहता है कि मनी सप्लाई किस तरीके से रहेगी, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो भैया फिस्कल पॉलिसी सरकार का दायित्व है और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का। तो बात की गई है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की। इंटरेस्ट रेट अगर आपको बढ़ाने हैं तो मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा, अर्थात कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी तो यहां पर फॉलो करनी ही पड़ेगी। चलो ये चीज तो क्लियर होगी, तो उस हिसाब से ऑप्शंस को रूल आउट करें। पहली तो नहीं बन रही बात, सेकंड में शायद बन जाए क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात की गई है, चलो ठीक है। थर्ड में भी बात नहीं बन रही क्योंकि वहां पर आपकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जा रही है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम पे तो इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाएंगे ना, ताकि मनी सप्लाई बढ़ सके इकोनॉमी में, क्रेडिट वहां पर बढ़ाया जा सके,
दोबारा जो बूस्ट चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड किया जा सके। तो सी ऑप्शन तो यहां पर नहीं बनेगी, बट हाँ डी भी यहां पर बन सकती है कि यहां पर आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है। चलिए फिर बात की जा रही है कि एप्रिसिएशन भी यहां पर होनी चाहिए करेंसी की। अच्छा, अब करेंसी एप्रिशिएट कब करेगी? जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, जब बाहर से खूब सारा डॉलर आएगा तभी तो करेंसी यहां पर एप्रिशिएट करेगी ना। तो इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट हम क्या सिनेरियो देख रहे हैं कि ऐसा सिनेरियो जहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो भैया जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए तो इतना ज्यादा चांस यहां पर नहीं बनता ना, क्योंकि ऑलरेडी जो उनकी ईएमआईज रहेंगी, उन्होंने जो यहां पर लोन्स लिए हैं उनकी जो ईएमआईज रहेगी उसकी वैल्यू यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही होगी, जिसकी वजह से उनकी जो इनपुट कॉस्ट है ओवरऑल उनकी पूरी कंपनी की वो यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही होगी। तो उनके पास अब इतना स्कोप नहीं बचा यहां पर एक्सपेंशन का या इस प्रकार से अपनी ग्रोथ यहां पर दिखाने का। बट अगर बाहर से पैसा लेना है तो ग्रोथ तो दिखाना ही पड़ेगा ना भैया। तो उस केस में अब किसके दायित्व आएगा? अब दायित्व आएगा सरकार का, कि सरकार या तो अपना टैक्स रेट यहां पर कम करे। टैक्स रेट अगर यहां पर कम करती है सरकार, तो अब ये जो कंपनीज हैं जो कि यहां पर काम कर रही हैं, अब उनको तो अपनी ईएमआई यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिलती है। बट अगर सरकार टैक्स रेट कम कर देती है तो कंपनी को थोड़ा सा बफर मिल जाएगा यहां पर कि भाई चलो हमारी जो टैक्स की एक लाइबिलिटी थी, जो हमारी ऑब्लिगेशन थी, वो यहां पर कम कर दी सरकार ने। तो फिर कंपनीज वहां पर एक्सपेंशन के ऊपर काम कर सकती हैं। एक्सपेंशन करेंगी, ग्रोथ होगी तो बाहर से पैसा आएगा। तो चलो एक तो बात आ गई कि टैक्स रेट कम करने पे। दूसरा सरकार क्या करती है कि सरकार खुद के ऊपर भी यहां पर दायित्व उठा सकती है और सरकार खुद से भी यहां पर खर्चा कर सकती है। तो अगर सरकार भी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तब भी उस प्रकार से ओवरऑल ग्रोथ देखने को यहां पर मिल सकती है। तो ये जो टैक्स रेट कम और एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात है, ये किसके कौन सी आपके ऐसे पॉइंट है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके हिसाब से हमारी डी ऑप्शन यहां पर बनती है। तो देखिए जो क्वेश्चन यहां पर यूपीएससी ने पूछा है, जितना मुझे लगता है कि डी ऑप्शन यहां पर हो सकता है, बट जब यूपीएससी की आएगी तब और ज्यादा बेटर क्लैरिटी हो जाएगी यूपीएससी एग्जैक्टली क्या यहां पर पूछना चाह रहा है। चलिए तो हिसाब से डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कंट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है जो कि हम पढ़ते हैं कि क्राउडिंग आउट के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि सरकार यहां पर दुनिया भर का उधार लेके खूब खर्चा कर रही है। तो सरकार अगर उधार यहां पर लेगी तो कहीं ना कहीं ओवरऑल वही वाली बात आ गई ना, सरकार अगर यहां पर उधार ली जा रही है किसी भी इकॉनमी में, ठीक है, तो उस इकॉनमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड यहां पर क्रिएट हो रही है। ठीक है, शायद उतनी सप्लाई नहीं है पैसों की, बट सरकार यहां पर अगर डेफिसिट स्पेंडिंग कर रही है, मतलब उधार ले लेके यहां पर स्पेंडिंग कर रही है, तो प्राइवेट पार्टी के पास तो बहुत ही कम ऑप्शन यहां पर बचेंगे ना स्पेंडिंग करने की। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग इन बेसिकली क्या रहता है कि सरकार वहां पर इफेक्टिवली खर्चा कर रही है, ठीक है, ओवरऑल यहां पर इंप्रूवमेंट कर रही है इकोनॉमी की, और प्राइवेट प्लेयर को भी यहां पर बूस्ट प्रोवाइड कर रही है कि भैया तुम भी खर्चा करो। तो प्राइवेट पार्टी का भी यहां पर खर्चा बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट के बीच में क्या डिफरेंस बेसिकली है कि क्राउडिंग इन के केस में आपका प्राइवेट पार्टी है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, उसका भी स्पेंडिंग यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बट क्राउडिंग आउट के केस में उनका जो स्पेंडिंग है वो यहां पर कम हो जाएगा। ठीक है जी। फिर पंप प्राइमिंग का मतलब क्या रहता है कि धीरे धीरे आप थोड़ा बहुत पैसा वहां पर रिलीज करते रहें। सरकार द्वारा धीरे धीरे पैसा यहां पर रिलीज किया जा रहा है। जैसे कि आपका विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको थोड़ी सहायता प्रोवाइड करने के लिए छोटी छोटी आपकी ग्रांट्स वहां पर दे दी गई। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर सेक्टर है इकोनॉमी का, उसको बूस्ट प्रोवाइड करने के ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है जी। तो बेसिक से ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अच्छा, फिर एक और यहां पर डिमांड आती है यूपीएससी एस्पिरेंट्स की, थोड़ा सा टारगेटिंग यहां पर जो है 2024 वालों के लिए ज्यादा है कि यार हमें ना एनसीईआरटी से यहां पर शुरुआत करनी है। तो बहुत ही लंबे समय से डिमांड चल रही थी, बहुत लंबी समय से हमारी प्लानिंग्स भी यहां पर चल रही थी। तो उसी प्लानिंग को पूरा करते हुए एनसीईआरटी का भी कोर्स यहां पर लॉन्च कर दिया जा चुका है। ठीक है जी। तो इसमें सभी आपकी पूरी पीडीएफ के थ्रू यहां पर आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी। अगेन यूपीएससी जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहां पर रहता है। अब ये जो क्लासेस ऐसा नहीं कोई और यहां पर कंडक्ट करेगा, रिस्पेक्टिव जो आपके सब्जेक्ट फैकल्टीज हैं उन्हीं के द्वारा यहां पर कंडक्ट की जाएंगी। तो अगेन जो एनसीईआरटी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन की यहां पर शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर क्रिएट की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया नीति आयोग के बारे में बात की जा रही है कि नीति आयोग क्या क्या करता है यहां पर। तो क्या नीति आयोग अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है, इंपोज करता है? जी नहीं, कभी भी नहीं। नीति आयोग का तो काम ही थिंक टैंक का है, तो ये तो काम होगा नहीं। फंड्स की एलोकेशन भी उनके पास नहीं रखी जाती। उनका काम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजीज यहां पर डिजाइन करनी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज यहां पर डिजाइन करनी है एंड प्रोग्राम करना है फ्रेमवर्क्स। ठीक है जी। तभी तो थिंक टैंक के हिसाब से यहां पर काम करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन था। अच्छा, उसी के हिसाब से यहां पर बात की जा रही है कि जो आपके कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये किसके आपके
किसकी रिकमेंडेशन, तो तेंदुलकर कमेटी का नाम तो हमेशा इस चीज से रिलेटेड यहाँ पर लिया जाता है, बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया था, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, फिर आपको नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है, 3 ऑप्शन उसकी दी गई हैं, तीनों के तीनों ये जो ऑप्शन है सब मिशन यहाँ पर रखे जाते हैं, जिसके हिसाब से सी ऑप्शन यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। उसके अलावा और कौन कौन से हैं वो लिस्ट यहाँ पर आपको दे दी गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगेन थोड़ा कंसेप्चुअल भरा क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर डिमांड क्या है क्वेश्चन की कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर, जो कि सरकार यहाँ पर ले सकती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन कोई ना कोई मेजर लेने की बात की जा रही है। अब जब मेजर लेना है तो डेफिनेटली करंट सिनेरियो को समझना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में है तो उस केस में हम क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में यहां पर है, बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से आपका मनी सप्लाई काफी ज्यादा होगा, उसी को यहां पर कम करने पे काम किया जाएगा सरकार द्वारा, मनी सप्लाई थोड़ी कम की जा सके, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को थोड़ा हम कम कर सकें। ठीक है जी, तो यहां पर कम करने की क्या की जा रहा है, पहली बात क्या कर रहे हैं कि इंक्रीज कर दो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, डिफेंस पे, पुलिस पे, तो इसका तो असर को देखने को मिलेगा नहीं। या तो आप सप्लाई साइड के ऊपर काम करें ना, कि आप सप्लाई बढ़ाने के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं, एसेट्स की क्रिएशन यहाँ पर कर रहे हैं, तो शायद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिलेगा, वो भी लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, सेकंड यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भैया अपनी सब्सिडीज यहाँ पर प्रोवाइड करो, किसे, एक्सपोर्ट के लिए, तो उसके थ्रू तो आप अपना एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस यहां पर बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लेशन के ऊपर तो ऐसा कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड में कह रहे हैं कि इंक्रीज कीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स एज वेल एज फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कि लोग अपना पैसा आके यहां पर जमा करवाएं। वही वाली बात है ना, अगर बैंक सडनली एक दिन कह दे कि 10% का मैं आपको सेविंग रेट यहां पर ऑफर कर रहा हूं, फिक्स डिपॉजिट रेट यहां पर ऑफर कर रहा हूं, तो भैया सभी को लगेगा कि चलो यहां पर पैसा आके जाके लगाते हैं। तो जब इन डिपॉजिट्स में वहां पर पैसा डाल दिया जाएगा, जो आपके डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट जो आपके यहां पर रहते हैं, इनमें अगर पैसा वहां पर डाल दिया जाएगा, तो मतलब कहीं ना कहीं हम मनी सप्लाई को कम करने के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, कि इकोनॉमी से बैंकिंग सिस्टम मनी सप्लाई बाहर निकाल रहा है, अपने पास इकट्ठा कर रहा है, ताकि लोगों के पास कम पैसा बचे और कम डिमांड उनके द्वारा वहां पर क्रिएट की जाए। तो डेफिनेटली ये स्टेप यहां पर लिया जा सकता है सरकार द्वारा, जिसके चलते वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहां पर फिर हमारी उस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन बन जाती है। बट वहीं जो आपकी बात की कि रिडक्शन करना है सीआरआर में, तो वही वाली बात है कि आप कैश रिजर्व रेशियो में रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन करने से क्या होगा कि अब ज्यादा पैसा यहां पर अवेलेबल रहेगा बैंक्स के पास, जिसे वो फर्दर लोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उससे तो मनी सप्लाई यहां पर बढ़ेगी, तो ये वाला स्टेप तो बिल्कुल भी यहां पर नहीं लिया जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी यहां पर पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन की सस्टेन डिक्रीज अगर आपके जनरल प्राइस लेवल में देखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिफ्लेशन यहां पर कहते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें 14th, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, 4 ऑप्शन दिए गए थे, कहा जा रहा था कि कौन सा पैरामीटर, कौन सा इंडिकेटर जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, इंक्लूड किया गया है, तो वो आपका ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ये सारे इंडिकेटर्स लिस्ट यहाँ पर आपको दे दी गई है, पहले भी डिस्कस हुए हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आज का कि कह रहे हैं कि भैया जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि होगी बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसमें यहां पर चेंजेस आ रहे हैं, तो उसे हम यहां पर क्या कहेंगे, उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे? जी नहीं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तो कैसी रहेगी कि जब आप अपनी नौकरी छोड़ते हैं किसी और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, थोड़ा टाइम पीरियड आपका वहां पर जो आप अनएम्प्लॉयड रहेंगे उसको हम फ्रिक्शनल कहेंगे। स्ट्रक्चरल वहां पर किसे कहेंगे कि जी हाँ ये हो सकता है यहां पर, अर्थात कि बेसिक सा कारण यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कि आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, मतलब जो आपकी प्रोडक्शन लाइन थी उसमें यहां पर चेंज आ गया, सरकार ने उस तरीके के नए मेजर्स यहां पर नहीं लिए, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट थे, मान लीजिए वही वाली बात है कि ऐसा कोई एक इंफीरियर गुड है जो कि तैयार किया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, इस पेन को बनाने के लिए अगर हम बात करें कि उस प्रकार से इससे बेटर क्वालिटी का अगर पेन वहां पर आ जाए, बेटर टेक्नोलॉजी का अगर पेन वहां पर आ जाए, बट उसको बनाने के जो लोग हैं बहुत ही लिमिटेड हैं कि वही उसे बना सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि सरकार ने नई स्किल डेवलपमेंट के ऊपर यहां पर काम नहीं किया। ठीक है जी, सरकार द्वारा यहां पर उतना एफर्ट नहीं रखा गया, या इस अनएम्प्लॉयमेंट से अगर बाहर आना है कि चेंजेस इन टेक्नोलॉजी यहां पर हो चुके हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी ज्यादा यहां पर मार्केट में बढ़ गई है या गिर गई है, कि नहीं किसी की बढ़ेगी तो किसी ना किसी की तो गिरेगी, ठीक है, तो उस केस में हमें थोड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की यहां पर आवश्यकता पड़ेगी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके चलते हम उस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट को यहां पर टैकल कर पाएंगे। तो उस हिसाब से जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 68 क्वेश्चन ऑफ सीडीएस 2023, इसका करेक्ट आंसर आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से यहाँ पर अटेम्प्ट किए होंगे, थोड़ा बहुत आपका रिवीजन यहाँ पर हो गया होगा। तो जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, जो एक बीच में आपसे होमवर्क पूछा गया था उसका भी कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। और भैया प्रीलिम्स का समय नज़दीक आ रहा है, थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि अपना संयम बना के रखें, थोड़ा स्ट्रेस और एंग्जाइटी वाली चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, बहुत ही खास चीज़, और जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको थोड़ा
अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहें, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं एकदम कॉन्फिडेंस मोड में जाएं और एग्जाम फोड़ के आएं। ठीक है जी, चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।